दिल्ली में आरएसएस का एक ऑफिस, बड़ी ऑफिस बन गई है जी। हमारे। झगड़ा भी इसी में है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है उसको सरकार सुविधा कैसे दे रही है। अब देखिए, ना तो आरएसएस ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, ना पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन है, ना कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन। इनका किसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये गैर पंजीकृत संस्था होने के नाते इनको सरकार किसी तरह का सुविधा या जमीन मुहैया नहीं करा सकती है, जो दिल्ली में कराया है। और ऑफिस भी बन गया। अगर इन सब के पीछे अगर कारण खोजें, आखिर क्या कारण है जो कि आरएसएस इतना, यानी आरएसएस के ऑफिस बन रहे हैं, इतना जेड प्लस सुरक्षा दी जा रही है, तो एक कारण हमको दिखाई देता है। वह कारण ये है कि सरकार और नेताओं का पूंजीपतियों के साथ याराना। जब इनकी याराना हो जाती है तो प्रशासन और जो अपराधी है, अपराध, उनकी याराना हो जाती है। जो अधिकारी है उनको धन से याराना हो जाता और इसका कारण बनता है कि जो शासन है वो बेकार और भ्रष्ट हो जाता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनरल ज्वार। आरएसएस को लेकर नागपुर के ललन कुमार सिंह जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कई आरटीआई की, कई सारे उनको जानकारियां दी गई, कई सवाल उठे और जनज्वार लगातार उन सवालों के साथ खड़ा रहा। इस वक्त ललन कुमार सिंह हमारे साथ हैं। उन्होंने फिर आरटीआई के जरिए आरएसएस पर होने वाले भारत सरकार के खर्चे की जानकारी मांगी। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी मांगी थी, जो देश को हमने दिखाया और बताया कि कैसे आरएसएस एक गैर पंजीकृत संगठन है, बावजूद उसके साथ भारत सरकार के गहरे रिश्ते हैं। और आरटीआई में जानकारी मिली कि भारत सरकार कहती है कि उस संस्था के बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते। अब नवीनतम मामला हाईकोर्ट गया है, खुद ललन सिंह हाईकोर्ट गए हैं, वहां से जानकारी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हैं ललन जी। अब जब आप एक कदम और आगे बढ़कर अदालत के, राज्य की सर्वोच्च अदालत तक गए हैं, वहां आपको क्या जवाब मिल रहा है, क्या स्थितियां हैं? देखिए, हाईकोर्ट में पिटीशन डाला है, पिटीशन सुनवाई के लिए मंजूर हो गया है। उस पिटीशन में हमने कुछ और चीज जोड़ने का अनुमति मांगी थी कोर्ट से। कोर्ट ने अनुमति दी है और हमने उस चीज को जोड़ा है। मैंने जो जोड़ा है कि आरएसएस के सुरक्षा पर प्रतिमाह 1.25 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, ये मैंने जोड़ा है। और अभी तक 150 करोड़ रुपये खर्चे हो गए हैं, ये भी जोड़ा है। और उसके साथ 150 मैंने करोड़ एक, रुपए जी, हाँ, और मतलब उसके आपका, साथ मैं, अगर मैं सवाल दोहरा दूं, थोड़ा स्पष्ट सुनाई देगा कि हर महीने भारत सरकार आरएसएस की सुरक्षा पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च करती है और वह अब तक 150 करोड़ हो चुका है, हो यही ना? चुकी है। हाँ, जी उसके बाद मैंने एक और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय लगाया है, वो जेड प्लस सुरक्षा से ही संबंधित है। आरएसएस को जेड प्लस सुरक्षा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर जेड प्लस सुरक्षा आप किसी प्राइवेट संस्था को दे रहे हैं तो इसका खर्चा वो संस्था बियर करे। जी और ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो मुकेश अंबानी के ऊपर है। एक पीआईएल हुआ था, उनको जो है जेड प्लस की सुरक्षा दी जा रही थी, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने बोला कि आप जो है इसकी मुकेश अंबानी को बोला कि ये सुरक्षा दो। मुकेश अंबानी को सीआरपी के सीआईएस 58, सीआईएस नहीं, सीआरपी के 58 जवान मिले, 58। उसका खर्चा पर मंथ उनको 45 लाख आता है। नागपुर में सीआईएसएफ के 150 जवान हैं इनके सुरक्षा पर, और ये अगर लगभग जोड़ते हैं तो 1.25 करोड़ रुपया महीने का आता है।
और इसी के 2015 से अगर पकड़ते हैं तो 150 करोड़ रुपया बन रहा है। ये मैंने जोड़ के लगाया है। अभी पिटीशन कल 17/2 को लिस्टेड हुआ है, सुनवाई होगी या आगे बढ़ेगी ये तो कोर्ट के ऊपर है। लेकिन अभी जो एक समाचार पूरा आ रहा है कि दिल्ली में आरएसएस का एक ऑफिस, बड़ी ऑफिस बन गई है जी। हमारे झगड़ा भी इसी में है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है उसको सरकार सुविधा कैसे दे रही है। अब देखिए, ना तो आरएसएस ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, ना पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन है, ना कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन। इनका किसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये गैर पंजीकृत संस्था होने के नाते इनको सरकार किसी तरह का सुविधा या जमीन मुहैया नहीं करा सकती है, जो दिल्ली में कराया है। और ऑफिस भी बन गया। अगर इन सब के पीछे अगर कारण खोजें, आखिर क्या कारण है जो कि आरएसएस इतना, यानी आरएसएस के ऑफिस बन रहे हैं, इतना Z+ सुरक्षा दी जा रही है, तो एक कारण हमको दिखाई देता है। वह कारण ये है कि सरकार और नेताओं का पूंजीपतियों के साथ याराना। जब इनकी याराना हो जाती है तो प्रशासन और जो अपराधी है, अपराध, उनकी याराना हो जाती है। जो अधिकारी है उनको धन से याराना हो जाता और इसका कारण बनता है कि जो शासन है वो बेकार और भ्रष्ट हो जाता है। और इसका एक उदाहरण है, अभी एक घटना हुई है कि अनिल अंबानी कई बैंकों के लगभग 50 ब्रांच से 49,000 करोड़ का लोन उनको वसूलना है। बैंक को 49,000 करोड़ उनसे लेना है, लेकिन जानते हैं 490 करोड़ में वो सेटलमेंट हो गया, समझौता हो गई। और ये सेटलमेंट किससे हुआ? जो बंबई के 10,000 करोड़ मकान में रहता है, 17 मंजिला मकान है, पाली हिल में उनका मकान है, 16,000 स्क्वायर फीट में है और उस पर हेलीकॉप्टर उतर रहा है। एक तरफ आप गरीब अगर बैंक में लोन नहीं देता तो उनके घर की नीलामी कर रहे हो और एक तरफ आप 1% पर 100 रुपये में 1 रुपया लेके आप सेटलमेंट कर रहे हो। ये जो वाकया ये दर्शाता है कि कैसा नेताओं का, कैसा सरकार का, कैसा प्रशासन का, कैसा अधिकारी का मिली भगत। मतलब आपका ये कहना है कि आरएसएस और इस तरह से गैर पंजीकृत एक संगठन को इस तरह की सुविधाएं मुहैया करने का क्या नतीजा होता है, इसके तौर पर आपने ये बात कही। सवाल ये है जो हम आपसे दोहराना चाहेंगे कि उन प्रश्नों को एक बार दोहराइए जो आरटीआई में आपने आरएसएस को लेकर शुरुआत से पूछे और उनमें से क्या आज तक किसी एक सवाल का भी भारत सरकार के सूचना आयोग ने किसी तरह की कोई जानकारी मुहैया कराई अदालती आदेशों के बावजूद? नहीं, मैंने जो उनसे जानकारी मांगा है, जानकारी नंबर 1, राज्य और आरएसएस प्रमुख को किस नियम से सुरक्षा प्रदान करती है जबकि आरएसएस एक पंजीकृत संगठन नहीं है। दूसरा है, राज्य को आरएसएस को सुरक्षा देने में प्रतिमाह कितना खर्च आता है। अभी तक आरएसएस को सुरक्षा देने में कितना खर्च हुआ है, क्या सुरक्षा देने का खर्च राज्य आरएसएस से वसूल करती है, अगर करती है तो कितना। ये मैंने मांगा है और इसके ऊपर उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया कि ये संवेदनशील मामला है, इसकी जानकारी आपको 24/4 के अधीन नहीं दी जा सकती है। 24/4 में जो सरकारी संस्था है उसके लिए है। ये एक तरह से 24/4 को एक तरह से ये विसंगतियों में डाल के हमको घुमाने का काम किया इन्होंने। राज्य सरकार ने कभी भी ऐसा कोई जानकारी नहीं दी है जिसके वजह से हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट में पिटीशन मंजूर हुई है सुनवाई के लिए। हाईकोर्ट में जब अमेंडमेंट किए तो हाईकोर्ट ने अमेंडमेंट का अनुमति दी है, जिसमें हमने ये बोला है कि आरएसएस के ऊपर 1.25 करोड़ रुपया पर मंथ खर्चा हो रहा है 150 सिक्योरिटी का, और अभी तक जो अगर 2015 से ही पकड़ते हैं तो 150 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है।
आप यह प्रयास आईटीआई के तहत कब से जानने की कोशिश कर रहे हैं? कितने साल हो गए इस संघर्ष आरटी को, इस सिलसिले में? जून 21 से हम ये संघर्ष चालू है और अभी जी। तक हमको सफलता हाथ कोई नहीं लगा है। जानकारी कोई जानकारी नहीं मिली। नहीं, जानकारी नहीं मिली, लेकिन नतीजा आप देखिए ना, अगर आप सरकार अगर 49,000 करोड़ में 490 करोड़ में सेटलमेंट हो रही है और इस तरह के अगर कामें हो रही है, तो स्वाभाविक है इस तरह के वो ऑफिस बनाएंगे। सीधी बात है कि ऑफिस बनाएंगे। और एक चीज हमको समझना होगा कि आज जो देश का माहौल है, आप जी। देखिए, एक चीज तो अंतर है कि फासिज्म और डिक्टेटर में अंतर होता है। फासिज्म एक विचारधारा है जिसको बढ़ाने के लिए एक संगठन की जरूरत होती है, जो आज आप बोल सकते हैं आरएसएस है। और संगठन को विचारधारा आगे ले जाने के लिए एक चेहरा, एक डिक्टेटरशिप चेहरा चाहिए नहीं, लेकिन भारत जो सरकार तो लोकतंत्र से चलती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद रातों दिन लोकतंत्र की बात करते हैं। उनकी पार्टी भारत के संविधान को मानती है। प्रधानमंत्री मोदी संविधान का बार-बार जिक्र करते हैं। ऐसे में फासिज्म यानी तानाशाही एक स्वरूप, आप क्यों मानते हैं कि आरएसएस एक फासिस्ट संगठन है? आरएसएस से निकले हुए हाँ, प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के तमाम मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, इन सबके गहरे रिश्ते हैं। तो फासिज्म को क्या ये लोग बढ़ा रहे हैं? जबकि ये तो कस्में लोकतंत्र तो की खाते हैं। हाँ, ना, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। एक तो जो लोकतंत्र है, जी। ये लोकतंत्र जो है, अगर अंबानी जी, अनिल अंबानी का केस देखेंगे तो ये साफ दिखता है कि ये पूंजीवादी लोकतंत्र है। और पूंजीवादी लोकतंत्र में एक चीज तो है, लूटो और लूटो, जितना हो सके उतना लूटो। खैर, ये अपने जगह। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि आखिर हम किस आधार पर बोल रहे हैं कि फास फासिज्म आ गया। जी। आप अगर माने हिस्ट्री अगेंस्ट रिपीट को पढ़ें, सिर्फ आप हिटलर के वक्त और आज की तुलना करें, तो हिटलर के वक्त भी लव जिहाद हुआ था। जो नाजी की लड़की यहूदियों के लड़के से शादी करता था, तो उसको लव जिहाद के नाम पर प्रताड़ित किए हैं। जी। भीड़ के अंदर यहूदियों को जो पीटा जाता था, मॉब लिंचिंग जिसको बोलते हैं, वो आपके सामने है। एक शासन के खिलाफ नहीं बोलने का, जो शासन के खिलाफ बोलने वाले पर जो दबाव दिया जाता था, जिसको हिटलर के वक्त में बोलते थे अर्बन आतंकवादी, जी। यानी आज यहां देख लीजिए, अर्बन नक्सलवादी के नाम से मशहूर कर दिए हैं। तो इन तमाम घटनाओं को अगर देखेंगे ना, तो अगर हिटलर फासिस्ट था, अगर हिटलर तानाशाही था, तो यहाँ का प्रशासन भी तानाशाही रूप में सामने दिखता है। इसके पहले आप 2000 के माना 2005, 2008, 10 में लव जिहाद या मॉब लिंचिंग का नहीं के बराबर था ही नहीं। और इनके आने के बाद ये तमाम चीजें फैली है, बढ़ी है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिक्टेटरशिप का एक तरह से जर्मन को देखते हुए क्या हम बोल आपने सकते हैं कि ऐसी डिक्टेटर। कोई दूसरी जानकारी हासिल की ललन जी ने एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट कि आरएसएस के अलावा क्या भारत में कोई दूसरा ऐसा संगठन है जिसको कि भारत सरकार इस तरह का सुरक्षा, इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की छूट सहूलियत देती है और वह गैर पंजीकृत हो? कोई एक दूसरी संस्था भी है भारत में? कई मिलेंगे। आप अगर देखें, आप एक बात देखिए कि मैं हमारा ये जो केस है, कहीं ना कहीं वीआईपी मीटर से जुड़ा हुआ है। आप जी। देखिए, भारत में 5,80,000 वीआईपी है। चीन में 435 वीआईपी है। अमेरिका अच्छा। में 252। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चीन में 435 वीआईपी है, इतने बड़े एरिया में। अमेरिका में 252 वीआईपी है। जर्मनी में 142 वीआईपी है। और इंग्लैंड में 84 वीआईपी, 84। और भारत में 5,80,000 वीआईपी। और अगर आप इनका खर्चा देखिए ना, अगर 5,80,000 का, वैसे एक वीआईपी पर उनको जो सुविधा दी जा रही है, अगर 80,000 रुपया भी महीना जोड़ेंगे,
तो साल का 50,000 करोड़ सिर्फ वीआईपी के ऊपर खर्चा हो रहा है। और तो इस भारत खर्चे में के ऊपर वीआईपी भारत में तो ये वीआईपीओ का ही बोलबाला है ना। हम्म, आप देख लीजिए गृह मंत्री का इतिहास देख लीजिए, प्रधानमंत्री की नीट एंड क्लीन कहाँ है? किसी ना किसी पर आरोप तो लगते ही रहा। जी। खैर, जब जिसकी और सरकार आती है वह पवित्र हो जाता है, गंगा जल में धुल जाता है। कई बार गंगा जल सीधे गंगोत्री से लाया जाता है। आखिरी सवाल आपसे यह कि आरटीआई अब आपका आरएसएस को लेकर किया गया आरटीआई अब अदालत के हिस्से है, हाई कोर्ट में है। आपको क्या उम्मीद लगती है कि कुछ फैसला आएगा, कोई हिसाब किताब दे पाएगी भारत सरकार अदालत को, अदालत ऐसा कोई फैसला देगा, या सूचना आयुक्तों, सूचना अधिकारियों की तरह आपको कहा जाएगा कि 24B की तरह यह एक गुप्त संगठन है जी और आप अपने घर जाइए? नहीं, दो रास्ते हमारे पास हैं। एक तो कोर्ट का है ही है, एक जी और जबकि मैंने ये 150 करोड़ का डाला हूँ जी। और अमेंडमेंट किया हूँ पिटीशन में। इन्होंने हम्म अगर कोर्ट देना चाहिए, हम तो आशा में हैं कि देंगे आरटीआई हम्म के आधार पर जो भी है वो। अगर नहीं दिया तो एक तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरा ये जो 150 करोड़ है इसका एक हम्म पीआईएल बनाएंगे और हम्म इसी नागपुर हाईकोर्ट में डालेंगे कि सरकारी गैर पंजीकृत संस्था के ऊपर ये खर्चा हो रहा है, आप इनसे असूल करने का आदेश। ये लोगों का धन है, टैक्स मनी है। तो आप जो है 150 करोड़ रुपया वसूलने का, हमारे पास एक ही चारा बचेगा कि हम उसको फिर से पिटीशन तो डालेंगे। क्या क्या जैसे कि आप चूंकि आरएसएस पर या आरटीआई कर रहे हैं तो आरोप लगेगा आप पर या लग रहा होगा कि आपको क्रिश्चियन संगठनों ने, विदेशी फंडिंग एजेंसियों ने, मुसलमानों की संस्थाओं ने, हिंदू हृदय सम्राट की सबसे बड़ी संस्था आरएसएस को बदनाम करने का ठेका दे रखा है। तो आखिरकार ये आरटीआई आप कैसे करते हैं? क्या स्थिति है आपकी? आर्थिक स्थितियां क्या हैं? किस तरह ये आरटीआई के संघर्ष को करते हैं? कहां से फंडिंग पाते हैं? नौकरी कर रहा हूँ। जी आपको भी, मैं खुद ये लड़ाई में मेरा खुद का शोषण करवा रहा हूँ। मैं रात में 12 बजे तक काम करता, मना रात ड्यूटी में गार्ड का 12 बजे तक, मना आप 12 घंटे काम करता हूँ गार्ड हैं परिवार ने आप? होने की वजह से। हम्म, और हमारी खर्चा सीमित है हम्म, और मैं खुद ही कर रहा हूँ। अगर वकील करूंगा तो लाख रुपया मांगेगा, मैं खुद ही हम्म। कर रहा हूँ। मैं खुद ही अच्छा, कोर्ट खुद में खड़ा स्टैंड हो रहा हूँ, होते हैं? अच्छा। खुद स्टैंड हो रहा हूँ। ओ। इसलिए हम टिक पा रहे हैं। अच्छा, कोई वकील नहीं नहीं तो किया क्योंकि वो बिका नहीं, अन्यथा बिकने का भी खतरा रहता। नहीं, वकील तैयार ही नहीं है ना। हम्म, इनके टेरर ऐसा है कि वकील तैयार ही नहीं है। और आप देखिए कि ये कैसा ध्यान बांटते हैं। मैं एक ये लेता हूँ, ये हम्म, ध्यान लोगों का ध्यान बांटने में। जैसे अभी आरएसएस का ऑफिस बन गया, जी अनिल अंबानी जी का 45,000 मना उतना रुपया माफ हो गया, हजारों का 1,000 करोड़ रुपया। इससे ध्यान बांटने के लिए पब्लिक में क्या करते हैं, जनता में कैसे जाते, इनकी एक प्रोपगंडा टीम है। अभी आप देखेंगे कि रुपया गिरते जा रहा है और डॉलर की स्थिति मजबूत है। तो ये कभी नहीं कहते कि रुपये का मना गिरावट है। ये बोल रहे हैं हम्म, कि डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर हम्म, मजबूत है, और हम्म, इसी में गुमराह कर देते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, लोगों को ध्यान बांटने के लिए जो सही काम है, जैसे शिक्षा, जैसे काम, ये लोगों को नहीं देंगे। ये हमसे टैक्स के असूल गए पैसे में से कुछ खैरात, 5 किलो राशन या कुछ लाडली बहना का स्कीम चालू कर देंगे, और ताकि हमारे ध्यान इधर उधर ना जा पाए, इनके 2 नंबर काम में ध्यान ना जाए, इसलिए ये तमाम ये हथकंडे अपना रहे हैं। और इसी से लोगों को निकलना है, लोगों को बोलना ही पड़ेगा। कहा अम्बेडकर जी एक बात बोले हैं कि अगर जुर्म हम्म। होते देख के भी अगर आप चुप हो तो आने वाली पीढ़ी को आप गूंगे तैयार करोगे। इसलिए बोलना चालू करो। और यही हम कहते हैं कि लोगों को इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, बोलना चालू करना पड़ेगा।
शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। ललन जी ने आखिरी तौर पर अंबेडकर को कोट किया कि गूंगों का यह देश हो जाएगा अगर तुम नहीं बोलोगे। ललन कुमार सिंह बहुत मामूली इंसान हैं, इस धरती के मजदूर हैं, गार्ड का काम करते हैं, लेकिन उनके पास एक विचार है, एक समझदारी है, पढ़े लिखे हैं। कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई, समझदारी, संवेदनशीलता और राजनीतिक जागरूकता किसी की बपौती नहीं होती, किसी के खानदान से नहीं आती, किसी की रियासत में नहीं मिलती। भारत की यही खूबसूरती है कि वह किसी भी व्यक्ति के भीतर हो सकती है और मामूली सा 12 घंटे का गार्ड का काम करते हैं ललन कुमार सिंह। लेकिन संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है कि वह आरएसएस को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और भारत के संभवतः पहले इतने जागरूक व्यक्ति हैं जो बकायदा फैक्ट बेस बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की ललतरानी नहीं है। सीधा सवाल भारत सरकार से दो टूक कि एक गैर पंजीकृत, गैर सरकारी संस्था को भारत सरकार क्यों सुविधा दे रही है, जबकि यह व्यवस्था दूसरी किसी संस्था के लिए नहीं है। क्या इस देश को आरएसएस के दफ्तरों पर बंद होने वाले खर्चों पर ईडी नहीं लगानी चाहिए? जो संस्था पंजीकृत नहीं है वह 300 कमरे का दिल्ली जैसी जगह में विशाल भवन बनाती है, क्या इस पर कोई सीबीआई नहीं बैठनी चाहिए? जो आरटीआई लगाकर बार बार ललन कुमार सिंह पूछ रहे हैं कि आप पर 1.25 करोड़ महीना, अब तक 150 करोड़, जो सीआरपीएफ के लोग सिक्योरिटी में, जेड प्लस में, नागपुर के दफ्तर में, दिल्ली के दफ्तर में, जहां कहीं भी लगाए गए हैं, उनको किस आधार पर सुरक्षा दी जा रही है? सवाल कोई गैर वाजिब नहीं है, कोई कांग्रेसी, सपाई, कोई टीएमसी का सवाल नहीं, आरजेडी का नहीं, ना डीएमके का सवाल है, बल्कि सीधा तौर पर एक भारत के आम नागरिक का प्रश्न है जो राजनीतिक रूप से जागरूक है और मानता है कि यह एक खतरनाक स्थिति है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी टिप्पणियों के जरिए बताइए। इन प्रयासों को लेकर क्या सोचते हैं, इस बारे में भी बताइए और यह भी बताइए कि इस आवाज को, एक न्यूनतम जानकारी को भारत सरकार कैसे दे। अब तो वह अपने दम पर खुद खड़े होकर हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ा होने का मौका भी न मिले और मुश्किलें और बढ़े। ऐसे में आप सब अपनी बात जरूर रखिएगा, अपनी टिप्पणियों के जरिए अपनी मन मनसा को हमसे परिचित कराइए। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए ललन जी, धन्यवाद।